सो हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पुलिस के जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी है उनके द्वारा जारी किया गया प्रैक्टिस सेट का इस टेस्ट नंबर 1 को आज की इस वीडियो में आप लोगों को देखने वाला हूं। और आप लोग इस वीडियो में इस सीरीज को लगाइएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि ऋग्वेद के किस जिसमें पहला प्रश्न है ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। तो ऋग्वेद इसमें आपको देवता सोम का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 9वां मंडल में दिया गया, यानी कि इसका राइट आंसर सी होगा। बात करें ऋग्वेद से, तो ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और लगभग 10,462 मंत्र इसमें दिए गए हैं। और आपको ऋग्वेद से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण प्रश्न और पूछते हैं, जो कि तीसरावां, यानी कि ऋग्वेद के तीसरावां मंडल में क्या लिखा हुआ है। तो ऋग्वेद के तीसरावां मंडल में दोस्तों गायत्री मंत्र का जिक्र किया हुआ है। किसका? तो गायत्री मंत्र का जिक्र किया गया है। और गायत्री मंत्र की जो रचना है वह किसके द्वारा किया गया था? तो ऋषि विश्वामित्र ने जो था गायत्री मंत्र की रचना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9वां, यानी कि ऋग्वेद के देवता सोम का जो उल्लेख है वह 9वां मंडल में दिया गया है। अगला प्रश्न है जैन धर्म से। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? यानी कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे तो वह कौन थे? तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वह कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। और बात करें जैन धर्म से इसके पॉइंट के बारे में, तो जैन धर्म जो थे, जैन धर्म के संस्थापक और इनके प्रथम जो तीर्थंकर थे वह कौन थे? तो ऋषभदेव थे, यानी कि वो प्रथम भी थे और जैन धर्म के संस्थापक माने जाते थे। परंतु पार्श्वनाथ जो थे वह काशी के राजा उश्वसेन के पुत्र थे, यानी कि इनका जो 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ वह किसके पुत्र थे? तो राजा अश्वसेन के पुत्र थे। और अगर बात करें महावीर स्वामी के बारे में, तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। लेकिन जैन धर्म के अगर वास्तविक आपको संस्थापक पूछे जाएंगे, तो जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे वो कौन थे? महावीर थे। और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। और महावीर स्वामी का जन्म जो था वह कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंडल ग्राम वैशाली में उनका जन्म हुआ था। और उनके पिता का नाम सिद्धांत था और माता का नाम त्रिशला देवी था। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और महावीर जो थे उनके बचपन का नाम वर्धमान था और उनकी पत्नी का नाम जो था यशोदा था। महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, इसी तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो महावीर स्वामी का जन्म जो ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। तो ऋग्वेद इसमें आपको देवता सोम का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 9वां मंडल में दिया गया, यानी कि इसका राइट आंसर सी होगा। बात करें ऋग्वेद से, तो ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और लगभग 10,462 मंत्र इसमें दिए गए हैं। और आपको ऋग्वेद से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण प्रश्न और पूछते हैं, जो कि तीसरावां, यानी कि ऋग्वेद के तीसरावां मंडल में क्या लिखा हुआ है। तो ऋग्वेद के तीसरावां मंडल में दोस्तों गायत्री मंत्र का जिक्र किया हुआ है। किसका? तो गायत्री मंत्र का जिक्र किया गया है। और गायत्री मंत्र की जो रचना है वह किसके द्वारा किया गया था? तो ऋषि विश्वामित्र ने जो था गायत्री मंत्र की रचना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9वां, यानी कि ऋग्वेद के देवता सोम का जो उल्लेख है वह 9वां मंडल में दिया गया है। अगला प्रश्न है जैन धर्म से। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? यानी कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे तो वह कौन थे? तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वह कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। और बात करें जैन धर्म से इसके पॉइंट के बारे में, तो जैन धर्म जो थे, जैन धर्म के संस्थापक और इनके प्रथम जो तीर्थंकर थे वह कौन थे? तो ऋषभदेव थे, यानी कि वो प्रथम भी थे और जैन धर्म के संस्थापक माने जाते थे। परंतु पार्श्वनाथ जो थे वह काशी के राजा उश्वसेन के पुत्र थे, यानी कि इनका जो 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ वह किसके पुत्र थे? तो राजा अश्वसेन के पुत्र थे। और अगर बात करें महावीर स्वामी के बारे में, तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। लेकिन जैन धर्म के अगर वास्तविक आपको संस्थापक पूछे जाएंगे, तो जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे वो कौन थे? महावीर थे। और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम
तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी का जन्म जो था वह कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंडल ग्राम वैशाली में उनका जन्म हुआ था और उनके पिता का नाम सिद्धांत था और माता का नाम त्रिशला देवी था। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और महावीर जो थे उनके बचपन का नाम वर्धमान था और उनकी पत्नी का नाम जो था यशोदा था। महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, इसी तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो महावीर स्वामी के जो जन्म जो हुए थे, यानी कि महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह जुभी के ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यानी कि इसमें पूछा गया था कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पार्श्वनाथ थे। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर का कि निम्न में से किस लेखों में अशोक मिलता है, यानी कि इनमें से कौन सा लेख है जिसमें अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। तो इसमें मलास्की ऑप्शन है, गुर्जरा ऑप्शन है, उडगोलम है, सभी है। यानी कि जो अशोक का जो नाम था वो सभी लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है, परंतु अशोक को जो है प्रियदर्शी शासक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रश्न है मोहम्मद गजनवी कौन है। अगर बात करें यहाँ पर अशोक से रिलेटेड तो बिंदुसार, यानी कि बिंदुसार का अधिकार अशोक हुआ था, यानी कि बिंदुसार के बाद ही अशोक जो था वो उत्तराधिकारी बना था। कहाँ का? मगध का। वो कब बना था? तो वो जो था 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था अशोक। और किसका उत्तराधिकारी बना था? तो बिंदुसार का। अगला प्रश्न देख लेते हैं चौथा नंबर का, जिसमें प्रश्न दिया गया है चौथा नंबर का कि मोहम्मद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर कब हुआ था। तो जानते होंगे मोहम्मद गजनवी जो थे वो भारत पर लगभग कितने बार आक्रमण किए थे? भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किए थे। और जो थे वो जो सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो सोमनाथ के मंदिर पर जो आक्रमण किया था वह 1025 ईस्वी को सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किए थे। और इसमें अगर कुछ पॉइंट के बारे में देख ले तो मोहम्मद गजनवी जो थे वो भारत पर पहला आक्रमण जो था वह कब किया था? तो पहला आक्रमण भारत पर 1001 ईस्वी पे कहाँ पर किया था? तो पेशावर पर किया था। और मोहम्मद गजनी ने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया था जो हमने आपको बताए। और 1000 ईस्वी में राजा जयपाल को हराया था। 1000 ईस्वी में जो वह युद्ध किए थे, भारत पर आक्रमण किए थे, उसी समय इन्होंने राजा जयपाल को हराया था। और इसमें देख लेते हैं तो मोहम्मद गजनवी ने जो था आक्रमण कहाँ पर किया था? सोमनाथ के मंदिर पर वह किया था 1025 ईस्वी को। और अगर बात करें सोमनाथ कहाँ पर पड़ता है तो वह गुजरात में पड़ता है। और इस आक्रमण में लगभग 50,000 हिंदुओं का कत्ल किया गया था। कितने हिंदुओं का? तो 50,000 हिंदुओं का कत्ल किया गया था इस आक्रमण में। और मोहम्मद गजनवी ने भारत पर जो आक्रमण करने का उनका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में रहे धन को लूटना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 5 नंबर का, जिसमें दिया गया है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम क्या है। तो जानते होंगे हुमायूं जो थे वो हुमायूं के द्वारा लड़े गए, यानी कि हुमायूं जो थे प्रमुख 4 युद्ध लड़े थे, जिनमें से इन्होंने पहला युद्ध लड़ा था देवरा का युद्ध, इसके बाद चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएंगे आप लोगों के लिए ए। चलिए बात कर लेते हैं ये युद्ध कब लड़ा गया था। तो हुमायूं जो थे वह कब गद्दी पर बैठा था? तो हुमायूं जो थे वो 1530 ईस्वी को गद्दी पर बैठे थे। और इनका जो द्वारा जो महत्वपूर्ण युद्ध होता है एक चौसा का युद्ध। तो हुमायूं के द्वारा चौसा का युद्ध जो था वह 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। कब? 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। और यह युद्ध जो था हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बीच, यह युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच यह युद्ध को लड़ा गया था। और इस युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो हुमायूं की हार हुई थी और शेरशाह इस युद्ध में जीत गए थे। इसके बाद जो था इन्होंने बिलग्राम का युद्ध लड़ा था। दोस्तों बिलग्राम का युद्ध बहुत सारे पुस्तक में जो है आपको कन्नौज का युद्ध दिया रहता है आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन कन्नौज का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध दोनों एक ही युद्ध है। और यह युद्ध जो था वो 1540 ईस्वी को लड़ा गया था हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बीच। और इस युद्ध में भी हुमायूं हार गए थे, जिसके बाद इन्होंने भारत छोड़ दिया था, परंतु 1555 ईस्वी को इन्होंने फिर दिल्ली वापस आया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 6 नंबर का। 6वां प्रश्न है कि राजस्व के निम्न दिए गए विभिन्न व्यवस्था के तहत सरकार और किसान के बीच कौन बिचौलिया वर्ग नहीं है। तो इनमें से जो कौन बिचौलिया वर्ग नहीं है तो उसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रैयतवाड़ी के समय जो था इनमें कोई भी बिचौलिया वर्ग नहीं थे, सीधे कर जो था वह राजस्व को ही जाते थे। यहाँ पर एक और पॉइंट है अस्थायी बंदोबस्त।
तो इसमें आप लोगों को पूछा जा सकता है कि अस्थायी बंदोबस्त किसके कब वायसराय के समय चलाया गया था, तो वो जो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में चलाया गया था। चलिए 7वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किस गवर्नर जनरल अर्थात फिर वायसराय को एक अफगान शेर अली अहमदी ने पार्ट विलियम में चाकू मारकर हत्या कर दिया था, तो लॉर्ड मेयो। दोस्तों अगर बात करें लॉर्ड मेयो जो गवर्नर जनरल थे, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना वही घटा था जो आप लोगों को लॉर्ड मेयो के द्वारा पूछा जा सकता है। तो लॉर्ड मेयो का जो एक महत्वपूर्ण घटना वही थे कि किस गवर्नर जनरल वायसराय को एक अफगान शेर अली अहमदी ने इसको मारना चाह रहा था, किसे, लॉर्ड मेयो ने। और इसमें एक और पॉइंट बनता है कि लॉर्ड मेयो जो था वह कब से कब तक वायसराय रहा था, यानी कि जनरल रहा था, तो 1869 ईस्वी से लेकर 1872 ईस्वी तक जो थे उन्होंने वायसराय रहे थे। अगला प्रश्न है 8वां नंबर का। कह रहा है कि 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित में किस इतिहासकार का मत था कि वह राष्ट्रीय विद्रोह था, यानी कि 1857 ईस्वी का जो क्रांति हुआ था इसमें एक कौन सा इतिहासकार थे जिन्होंने इस 1857 ईस्वी की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे आप लोगों के लिए डी, यानी कि डिसराइल। डिसराइल यह मानते थे कि वह 1857 ईस्वी की एक क्रांति जो है वह राष्ट्रीय विद्रोह है। बात कर लेते हैं 1857 ईस्वी से कुछ पॉइंट जो आप लोगों को पूछे जा सकते हैं और आपको रिवाइज भी हो जाएंगे। तो देख लेते हैं 29 मार्च को, कब, 29 मार्च 1857 ईस्वी को, 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे जो थे वो नामक एक सैनिक थे, इन्होंने बैरक छावनी में गाय की चर्बी मिले कारतूस को जो था वह मुंह में काटने से मना कर दिया था। इसीलिए उन्हें जो थे अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को जो थे किसे, मंगल पांडे को फांसी दी जाती है। परंतु एक और इसमें से इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि 1857 ईस्वी जो हुई थी, तो 1857 ईस्वी के क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन थे, तो उस समय भारत का अगर बात करें गवर्नर जो थे वो आप लोगों के लिए गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, 1857 ईस्वी के समय इनके भारत का जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। और अगर पूछ ले सिर्फ गवर्नर जनरल अगर इंग्लैंड का, उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे, ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो 1857 ईस्वी के समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था, यानी कि पीएम जो था वो थे आप लोगों के लिए पाम स्टर्म थे, पाम स्टर्म थे। परंतु यह क्रांति जो थे वह 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से शुरू हुए थे, 10 मई को शुरू हुए थे यह क्रांति। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 9 नंबर का, जिसमें कह रहा है कि महाराष्ट्र से एक क्रांतिकारी पत्रिका यानी कि काल का संपादन किसने किया था, तो इसमें से काल का जो संपादक क्या था वह परांजपे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, परांजपे के द्वारा किया गया था। अगला है 10 नंबर का प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, निम्नलिखित में कौन थे जो कि कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, तो क्लीमेंट इटली जो थे वो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। चलिए इसमें कैबिनेट मिशन से कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। तो कैबिनेट मिशन जो थे, कैबिनेट मिशन इसकी घोषणा कब हुई थी, तो कैबिनेट मिशन की घोषणा जो थी वो 19 फरवरी 1946 ईस्वी को, 19 फरवरी 1946 ईस्वी को हुई थी। और उस समय जो थे उनके 3 अध्यक्ष थे, एक थे सर स्टोफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर एवं सर पैथिक लॉरेंस, उनके 3 अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं 11 नंबर का। 11 नंबर का प्रश्न है कि इसमें से असत्य 11 नंबर का प्रश्न है कि असत्य मिलान का चयन करें, यानी इसमें से एक समाज है, संस्थापक है और इसका नाम है कि किसके द्वारा किसका संस्थापक किया गया था। इसमें से एक जो है वो असत्य है, तो उनका चयन करें। तो बात करें इंडिया लिंक की, तो इंडिया लिंक की जो संस्थापन जो थे वह शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था, यह सत्य है। वंदे समाज जो थे वो आचार्य केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था, यह भी सत्य है। इसके बाद तंत्रबोधनी सभा का जो संस्थापक थे वो देवेंद्र नाथ ठाकुर थे, ये भी सही है। लेकिन बालिका विद्यालय जो थे वह दादा भाई नौरोजी के द्वारा नहीं किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएंगे डी। चलिए अगला 12 नंबर का प्रश्न है कि किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग के गठन को अनुशंसा मिली थी। उस समय किसकी सिफारिश पर जो थे लोक सेवा आयोग की अनुशंसा हुई थी, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, उसका राइट आंसर हो जाएंगे ली आयोग। किसके द्वारा, ली आयोग के द्वारा।
दोस्तों यहाँ पर जो आप लोगों के लिए दादा भाई नौरोजी थे, तो दादा भाई नौरोजी को जो थे भारत के पितामह ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को ही कहा जाता है। तो इसका 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे ली आयोग, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर का कि निम्न में से किसकी डेकोमेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है, यानी कि डेकोमेरॉन जो पुस्तक है वह किसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। तो उसका राइट आंसर हो जाएंगे बोकेशियो। किसका? बोकेशियो का जो था वह प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला 14 नंबर का प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं है। तो मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था, तो उस समय जो था जर्मनी जो था वह प्रथम विश्व युद्ध में शामिल नहीं था। और प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत थी वह 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक इनकी शुरुआत हुई थी, चला था। अगला प्रश्न है 15 नंबर का कि 15 नंबर का प्रश्न इसमें कह रहा है 15 नंबर का प्रश्न है कि विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है। तो विश्व जो ग्लोब है उनका निर्माता यानी कि उनका निर्माण करने वाले को क्या कहा जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मार्टिन बेहम। किसे कहा जाता है? मार्टिन बेहम को कहा जाता है। किसे? मार्टिन बेहम को कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 16 नंबर का, कह रहा है कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो शनि ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वह कौन हो जाएंगे। तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वह टाइटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाइटन हो जाएगा। और शनि ग्रह अगर ग्रहों की बात करें तो जो थे टाइटन जो था वह एक इनकी शनि ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं 17 नंबर का। 17 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा हिमालय काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य में पाया जाता है। तो देखो यहाँ पर हिमालय है, काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य में पाए जाने वाले हिमालय का नाम क्या है। तो उनका हिमालय का नाम है नेपाल हिमालय। किसे? नेपाल हिमालय जो थे काली एवं तीस्ता नदियों के बीच पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर का कि निम्न में से कौन सा दर्रा मुंबई एवं पुणे के बीच में अवस्थित है। इसमें से दर्रा दिए गए हैं ऑप्शन में, और इसमें जो कौन सा ऐसा दर्रा है जो कि मुंबई एवं पुणे के बीच में अवस्थित है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा भी, यानी कि भोर घाट। भोर घाट जो है मुंबई एवं पुणे के बीच में एक दर्रा है जिसे भोर घाट कहा जाता है। अगला प्रश्न है 19 नंबर का कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है। तो भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा प्लाइट। क्या हो जाएगा? इंदिरा प्लाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस सब का अगर टॉपिक बताते हैं तो इसमें वीडियो बहुत लंबी बन जाती है, इसलिए हमने सिर्फ ऑप्शन आप लोगों के लिए बताते चलते जा रहा हूँ। अगर आप लोगों के लिए अगर पॉइंट भी बताएं तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए पॉइंट भी दिया करेंगे। अगला प्रश्न है निम्न में से किस नदी का उद्गम बैरीनाग के समीप शेषनाग झील है। यानी कि जो था किस नदी है, ऐसा कौन सा नदी है जो कि बैरीनाग के समीप यानी कि उद्गम शेषनाग झील होता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि झेलम नदी के जो उद्गम है वह बैरीनाग के समीप हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 21 नंबर का कि निम्न में से कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। ऑप्शन आप लोगों के लिए 4 गो है, जिसमें से कौन सा ऐसा झील है जो कि उत्तराखंड राज्य में नहीं है। तो सात ताल झील हो जाएंगे, रागताल झील, चंद्रताल झील और देवताल झील। तो बात करें इसमें से अगर किसका, तो इसमें से जो उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि चंद्रताल झील जो है वह उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है। आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि चंद्रताल झील किस स्टेट में अवस्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 22 नंबर का, जिसमें कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाओं को किस राज्य में जो है आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। तो केरल में, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में एक चलने वाली हवाएं, यानी कि ग्रीष्म ऋतु के द्वारा ही जो है केरल और तमिलनाडु राज्य में जो था ग्रीष्म ऋतु आती है, वर्षा की ऋतु आती है और इसे आम्र वर्षा कहा जाता है। और यह आम्र वर्षा तब होते हैं जब आम के पेड़ों में पत्ते जब नए नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं तो आम्र वर्षा होते हैं, और आम्र वर्षा से आम के पौधे को यानी कि आम के पेड़ों को बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है। यानी कि इनमें से 4 क्रांति दिए गए हैं और इनमें से आप लोगों को बताना है कि जो थे मसाला उत्पादन से कौन सा क्रांति संबंधित हो जाएंगे। तो देखो मसाला उत्पादन से जो संबंधित क्रांति है वो बादामी क्रांति हो जाएंगे। कौन? बादामी क्रांति हो जाएंगे।
अगर बात करें आप लोगों के लिए खाकी क्रांति जो थे, तो खाकी क्रांति जो थी वो चमड़ा उत्पादन से, किसके लिए? चमड़ा उत्पादन से थे। अमृत क्रांति जो थे वो नदियों का जो परियोजना होती है, इनको जोड़ने का एक क्रांति लाए गए थे, जिसे अमृत क्रांति कहा जाता है। इसके बाद इसमें कह रहा है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो वह झींगा मछली उत्पादन से जो था गुलाबी क्रांति संबंधित हो जाएंगी। अगर आप लोगों के लिए सिर्फ मछली उत्पादन से संबंधित क्रांति जो थी वह नीली क्रांति हो जाएंगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर का। कह रहा है कि निम्न में से किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मोटर गाड़ी उद्योग। मोटर गाड़ी उद्योग को जो है वह विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर का। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएंगे? तो 2011 के अनुसार जो सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश थे वो लक्षद्वीप थे। कौन थे? लक्षद्वीप हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 26 नंबर का कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर? यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम उनका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो उनका मुख्यालय जो है नैरोबी में स्थित है। कहाँ? नैरोबी में स्थित हो जाएंगे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिया का कार्य करता है? तो बिचौलिया का जो कार्य करता है उत्पादक जो है वो प्रथम श्रेणी में आते हैं। प्रथम श्रेणी में जो आप लोगों के लिए पेड़ पौधे हो जाए जो अपने, इसके बाद गाय, ये सब जो थे यानी कि प्राकृतिक से संबंधित व्यवस्थाओं को उत्पादक कहा जाता है। अगला प्रश्न है 28 नंबर का कि संविधान सभा की प्रारूप समिति में किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 29 नंबर का। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित आंतरिक मंत्रिमंडल के समय जो था वह शिक्षा मंत्री कौन था? जिस समय कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव रखा गया था उस समय जो था शिक्षा मंत्री कौन था? यानी कि अंदर के जो अंतरिम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो उसके जो शिक्षा मंत्री थे वह सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर का। भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? यानी कि भारत के संविधान में जो राज्यपाल की नियुक्ति है उनके जो संबंधी प्रक्रिया है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। ये सारे प्रश्न आप लोगों को पूछा जाना अनिवार्य है। इसी तरह के प्रश्न आप लोगों को जो थे मैट्रिक स्तर के प्रश्न ही बिहार पुलिस में पूछे जाएंगे। अगला है 31 नंबर का। निम्न में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? तो उनमें से जो छठी अनुसूची में शामिल नहीं राज्य हो जाएंगे आप लोगों के लिए मणिपुर। अगर बात करें छठी अनुसूची में कुल 4 राज्यों को शामिल किया गया है। अगर इस लोग को आपको सूत्र आप लोग ट्रिक देख लो, एटीएम यानी कि एटीएम कार्ड में यानी कि एटीएम में, तो ए से आप लोगों के लिए हो जाएंगे असम, ए से असम हो जाएंगे, टी से आप लोग त्रिपुरा हो जाएंगे, आपको एम के लिए मेघालय हो जाएंगे और एम के लिए एगो हो जाएंगे आप लोगों के लिए मिजोरम। क्या हो जाएंगे? मिजोरम। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर का कि निम्न में से किस राज्य का गठन वर्ष 1987 ईस्वी में नहीं हुआ था? इनमें से आप लोगों के लिए 4 राज्य दिए गए हैं जो कि 1987 में उनका राज्य गठन नहीं हुआ था। यह राज्य हो जाएंगे मेघालय। 1500 मेघालय, इस यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा जो था मेघालय हो जाएंगे। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वालों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? तो ये जो अधिनियम जो था वह किस वर्ष लाया गया था? तो यह अधिनियम जो था 1992 ईस्वी को लाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन की चर्चा हुआ था? तो जो था किस संविधान में ये अनुच्छेद में लिखा गया है कि कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन की चर्चा होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 43। किससे संबंधित है? अनुच्छेद 43 से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर का। निम्न में से कौन 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति बने? आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से आप लोगों को बताना है कि इसमें से 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे और 1 बार राष्ट्रपति बने थे। तो उसका ऑप्शन चलिए देख लेते हैं।
पहला ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी है नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन 4 है प्रतिमा देवी सिंह पाटिल। तो इन चारों ऑप्शन में जो 2 बार राष्ट्रपति बने थे यानी कि 2 बार राष्ट्रपति हो जाएंगे, और आप लोगों के लिए यानी कि 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति बने थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे क्या, उसका राइट आंसर देख लेते हैं क्या हो जाता है। इनके 35 नंबर का राइट आंसर है पी, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वह 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे और 1 बार राष्ट्रपति बने थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं 36 नंबर का। 36 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया था। यानी कि एक समय में जो था आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों में आरक्षण प्रदान किया जाता था, परंतु ऐसा कौन सा संविधान संशोधन किया गया था जो कि लोकसभा और राज्यसभा में उनके जो थे आरक्षण को समाप्त कर दिया गया था। तो वह संशोधन था 104वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन के तहत आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों में आरक्षण प्रदान करने के लिए समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर का, निम्न में से कौन अदिश राशि है। इसके बाद आप लोगों के लिए विज्ञान का प्रश्न आएंगे कि इनमें से बताना है कि कौन अदिश राशि है। तो इनमें से अदिश राशि जो है आपको विद्युत धारा जो था इनका एसआई मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर इनका एसआई मात्रक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर का, न्यूटन के गति के किस नियम द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त होता है। यानी कि न्यूटन के ऐसा कौन सा गति है जिसके बल के द्वारा क्या होता है, व्यंजक प्राप्त होता है, बल के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय, यानी कि न्यूटन के जो द्वितीय नियम है उनके अनुसार बल का व्यंजक प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन शक्ति के मात्रक नहीं है। इनमें से बताना है कि कौन शक्ति के मात्रक नहीं है। तो WN जो है वह शक्ति के मात्रक नहीं है, यानी कि वो जो है शक्ति के मात्रक नहीं हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर का, जल का महत्व घनत्व किस पर होता है। तो जल का जो महत्व घनत्व जो होता है वो कितने डिग्री सेल्सियस, कितने डिग्री यानी कि कितने डिग्री फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस है। तो इसमें अगर बात करें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनकी 39.2 फ़ारेनहाइट, 39.2 फ़ारेनहाइट पर सबसे अधिक हो जाएंगे। अगर देखो शून्य की बात करें तो वो 4 डिग्री यानी कि 4 डिग्री फ़ारेनहाइट में इसका हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 40 का राइट आंसर बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 41 नंबर का, निम्न में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है वह अल्फा किरण क्या हो जाएंगे, अल्फा किरण हो जाएंगे। नेक्स्ट है 42 नंबर का, अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो उसका जो प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र पर बनेगा। अवतल दर्पण है, अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर पड़ता है तो उनका प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ऑप्शन नंबर बी उसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर का, जहाँ रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहाँ किस प्रकार की सेल का प्रयोग किया जाता है। ऐसे बहुत सारे उपकरण हैं जहाँ पर जो है रुक कर जो है उन्हें विद्युत की प्राप्त होना अनिवार्य है। तो ऐसे में जो है उस पर किस सेल का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी प्रतिक्रिया पर जो है वह ले क्यालांसो सेल का उपयोग किया जाएंगे। इनके ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं 44 नंबर का, कह रहा है कि किस पदार्थ से विद्युत फ्यूज बने होते हैं इसका क्या गुण होना चाहिए। तो जिस पदार्थ पर विद्युत फ्यूज बने होते हैं उसका जो गुण होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, निम्न गलनायक होना चाहिए और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। उनका गलनायक अगर ऐसे नहीं होते हैं तो वह फ्यूज नहीं टिक पाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं 45 नंबर का, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सा धातु पाया जाता है। अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में धातु पाए जाने वाला वस्तु जो होती है वो हो जाएंगे एल्यूमिनियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में एल्यूमिनियम पाया जाते हैं। अगर बात करें आप लोगों के लिए सूर्य पर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है तो हाइड्रोजन गैस। क्या सूर्य में सबसे अधिक हाइड्रोजन गैस पाया जाता है, कितना 71%। अगर वही पृथ्वी का अगर वायुमंडल में बोल दिया जाए तो 71% नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला है प्रश्न 46 नंबर का, दाब बढ़ने से द्रव्य का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर किसी वस्तु में दाब अगर बढ़ता है तो उनका द्रव्य के क्वथनांक पर क्या पड़ेगा, तो उनका द्रव्य का क्वथनांक भी बढ़ेगा। अगर दाब बढ़ेगा तो इसका क्वथनांक भी बढ़ता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है 47 नंबर का, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया था। इलेक्ट्रॉन की तरंग की जो प्रकृति है इनका खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, तो डी ब्रोगलिनी के द्वारा इनका आविष्कार किया गया था, खोज किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न 48 है कि आवर्त सारणी के अष्टक नियम का सिद्धांत किसने दिया था। तो आवर्त सारणी का जो अष्टक नियम है उनका सिद्धांत जो था वह न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला है, निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इनमें से कौन है जो कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, चलिए उनका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है मीथेन, ऑप्शन बी है पेंटिंग, ऑप्शन डी है इथाइन और ऑप्शन डी है प्रोपिन, ऑप्शन सी है इथाइलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे क्या, इसका राइट आंसर हो जाएंगे मीथेन। अगला देख लेते हैं 50 नंबर का क्वेश्चन, कोशिका के केंद्रक की खोज किसने किया था। तो कोशिका में जो केंद्रक की खोज है वह किसके द्वारा किया गया था, तो उसके केंद्रक की खोज किया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। किसके द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न 51 नंबर का, एक संक्रिय क्रॉस में F2 पीढ़ी के पौधे का फिट टाइप यानी कि फिटोटाइप का अनुपात क्या हुआ। तो इनका अनुपात जो है 3:1 हो जाएगा। अगर 3 है तो इनका रेशो 1 में 3 डाला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 52 नंबर का है कि किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल एवं ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए करता है। तो उसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी क्लोरेला। जब अंतरिक्ष यात्री जब अपने किसी क्लोरेला शैवाल के द्वारा ही प्रोटीन युक्त भोजन जो है जल एवं ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, क्लोरेला के द्वारा ही। नेक्स्ट प्रश्न है 53 नंबर का, पादप जगत के किस वर्ग को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है। तो उभयचर जो था वह किस जगत को कहा जाता है, तो उभयचर जगत जो है वह नग्न बीजी को कहा जाता है। किसे, नग्न बीजी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है 54 नंबर का, पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा है। तो पपीता का हम लोग जो खाते हैं तो उनका खाने योग्य भाग जो होता है वह मध्य फल भित्ति होती है, यानी कि मध्य के भाग को हम लोग खाते हैं, और इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 55 नंबर का, निम्न में से किस पादप जगत द्वारा पौधों को दृढ़ता यानी कि मजबूती प्रदान होती है। तो किस पादप के द्वारा पौधों को दृढ़ता मजबूती प्रदान होती है, तो उसका एस्क्लेरेन कायमा के द्वारा उन्हें पौधों में मजबूती प्रदान होती है, इसी पादप के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न 53 नंबर का, निम्न में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं। तो किस वर्ग के जंतु को समतापी कहा जाता है। तो पक्षी वर्ग के जंतु को समतापी कहा जाता है, और पक्षी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, वर्नियोथोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को वर्नियोथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 57 नंबर का, निम्न में से किस एंजाइम का स्त्राव अग्नाशय से नहीं होता है। तो इनमें से 4 जो था स्त्रावन दिया गया, एंजाइम दिया गया है जिसका स्त्रावन जो अग्नाशय के द्वारा नहीं होता है। तो इरेप्सिन का जो स्त्राव होता है वो अग्नाशय के द्वारा नहीं होता, इसका स्त्राव किसके द्वारा होता है, आप हमें कमेंट में जरूर इनका उत्तर दीजिएगा। नेक्स्ट है 58 नंबर का, शरीर को संतुलन बनाए रखने की कार्य मस्तिष्क के किस भाग का होता है। यानी कि हमारे शरीर को जो संतुलन बनाए रखते हैं, तो हमारे शरीर के संतुलन बनाए रखने में मस्तिष्क में जो एक भाग होती है उसे क्या कहा जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेडुला ऑब्लिगेंटा उसे कहा जाता है, जो हमारे शरीर को संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 59 नंबर का, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। किस पंचवर्षीय योजना में यह मुहिम चलाया गया था कि गरीबी और उन्मूलन आत्मनिर्भरता को बनाना उनका मुख्य उद्देश्य था। तो यह जो था किस पंचवर्षीय योजना के तहत, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत इसको गरीबी उन्मूलन आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 60 नंबर का, कह रहा है राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था। तो राष्ट्रीय समिति का नियोजन का जो गठन था वह किस वर्ष किया गया था। तो इनका गठन 1938 ईस्वी में किया गया था। कब, 1938 ईस्वी में उनका गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 61 का, कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना था वह किसकी सिफारिश पर किया गया था। तो हिल्टन यंग आयोग की समिति पर। और रिजर्व बैंक की स्थापना जो था वह कब हुआ था, 1935 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 62 नंबर का,
निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है। इनमें से आप लोगों के लिए 4 कर दिए गए हैं, बताना है कि इनमें से कौन जो है प्रत्यक्ष कर है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से लिया जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएंगे संपत्ति कर। संपत्ति कर जो है वो एक प्रत्यक्ष रूप में लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 53 नंबर का, निम्न में से किस समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाले से है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है स्वामीनाथन समिति, जानकी रमन समिति, दांतेवाला समिति और सरकारिया समिति। तो उसका जो ऑप्शन है बी यानी कि जानकी रमन समिति के तहत किया गया था। अगला प्रश्न है 64 नंबर का, निम्न में से प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन थे। यानी कि जो प्रेम वाटिका पुस्तक थे, यह पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया था। तो प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक जो थे वो रस खान हो जाएंगे। प्रेम वाटिका पुस्तक रस खान के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 55 नंबर का, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना में स्थित है। कहाँ पर? वियना में स्थित हो जाएंगे। राइट आंसर ये उसका सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 56 नंबर का, रमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो रमन मैग्सेसे अवार्ड जो पाने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो हो जाएंगे आप लोगों के लिए आचार्य विनोबा भावे को प्रथम रमन मैग्सेसे अवार्ड दिए गए थे और वो भी भारतीय के प्रथम थे। अगला है निम्न में से यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु यानी कि पक्षी कौन है। तो यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु कौन थे, यानी कि राष्ट्रीय पशु या फिर पक्षी कौन थे। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि रॉबिन रेडब्रेस्ट जो थे यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु होंगे। नेक्स्ट प्रश्न 68 का, निम्न में से विश्व एड्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस जो है वो आप लोगों को मनाया जाता है 1 दिसंबर को। एड्स का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म हो जाएंगे। अगला प्रश्न 69 नंबर का, बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वह कहाँ पर स्थित है। तो ट्राम्बे में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ट्राम्बे में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न 70 नंबर का, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। इसमें आप लोग का हिंदी का प्रश्न हो रहा है। तो बिस्मिल्लाह खां जो था उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था। तो उनका संबंध शहनाई वाद्य यंत्र से था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न 71 नंबर का, निम्नलिखित में से किनका समाधि स्थल महाप्रयाण घाट में स्थित है। तो महाप्रयाण समाधि स्थल जो था वह किस घाट में स्थित है। तो किनका समाधि स्थल है जो कि महाप्रयाण घाट में स्थित है। तो राजेंद्र प्रसाद का। किसका? राजेंद्र प्रसाद का। इनका समाधि स्थल को क्या कहते हैं, कमेंट में इसका उत्तर लिखेगा। और देख लेते हैं लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 72 नंबर का, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को लाइटिंग किंड के उपनाम से जाना जाता है। तो लाइटिंग किंड के उपनाम से विश्वनाथ आनंद को जाना जाता है। विश्वनाथ आनंद को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 73 का, नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए का जो मुख्यालय है वह विलिंगटन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? विलिंगटन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 74 नंबर है, किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देशों तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान किए थे। तो यह जो थे आप लोगों के किसके तहत? तो ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत में जो थे यानी कि भारत ने भूकंप प्रभावित देश जिसमें तुर्की और सीरिया को मदद प्रदान की थी। नेक्स्ट प्रश्न 75 नंबर का, हाल ही में G20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो वह बनी है दीप्ति शर्मा। कौन? दीप्ति शर्मा पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है जो T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट उपलब्धियाँ प्राप्त की है। नेक्स्ट प्रश्न 76 नंबर का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर डैश में 70 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है? लातूर महाराष्ट्र में किया गया। लातूर महाराष्ट्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जो जयंती हुई थी उन्हीं के अवसर पर लातूर महाराष्ट्र में 70 फीट की ऊंची प्रतिमा बनाया गया था, जो कि इसका नाम प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण इनका नाम दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न 77 नंबर का, किस राज्य में भारत और
उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास 10 तिलक 2023 का आयोजन किया गया है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्तराखंड में जो था भारत और उज्बेकिस्तान के बीच किया गया था। उत्तराखंड भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास जो था वो उत्तराखंड राज्य में किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 78 नंबर का। 2025 मैट्रिक इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम क्या होगा? तो किस देश का जो था मैट्रिक इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम वो किस देश का रहा था? तो वो जो रहा था वो भारत का रहा था। अगला प्रश्न है 79 नंबर का। दो क्रमागत संपूरकों के वर्गों का अंतर निम्नलिखित में से किस संख्या में पूर्णतः विभक्त होगा? तो दोस्तों ये जो थे 79 नंबर से आप लोगों के कुछ प्रश्न है, लगभग 7-8 गो प्रश्न होंगे गणित के, जो आप लोग सिर्फ आपको उत्तर बता देंगे। लेकिन आप लोग अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। हमें अभी सॉल्व करने के लिए मेरा पेन ख़राब हो गया है जो मोबाइल में लिखने वाला था, तो आपका सिर्फ इसमें आपको ऑप्शन बता दिए जाएंगे, आप इसमें सही कर लीजिएगा। चलिए उसका जो राइट आंसर हो जाएंगे, उसका राइट आंसर जो था बी यानी कि 4 उसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है एक रेडियो को अगर 990 में बेचकर दुकानदार 10% लाभ कमाता है तो उसे 890 में बेचकर उसे कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि कमाता है? तो देखो अगर 990 रुपये में वो ख़रीदा है और उसमें जो है 10% लाभ होता है, तो लाभ होता है तो 100 में जोड़ दिया जाता है और परसेंटेज का मतलब 100 होता है। अगर इसमें इतना में बेचता है तो उसे कितना होता है? 10% का लाभ होता है। तो यानी कि वो ख़रीदा, इनका जो यानी कि जो इनका विक्रय मूल्य वह निकल जाएगा। लेकिन वह जो है 890 रुपये में बेचता है तो वहाँ कितने प्रतिशत का लाभ होगा? और पहली बात है उन्हें हानि होगा, लाभ तो नहीं। आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपको ऑप्शन निकल जाएगा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1.9% के उन्हें हानि होंगे। नेक्स्ट प्रश्न 81 नंबर का है कि दो संख्याओं का अनुपात है 1/1/2 अनुपात 2/2/3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दे तो नई संख्या का अनुपात फिर 1/2/3 अनुपात 2/1/2 हो जाता है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होंगी? तो इनमें जो सबसे बड़ी संख्या हो जाएंगी, इस पर सबसे बड़ी संख्या 48 हो जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो गए। 82 नंबर कह रहा है 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी कि 300 मीटर हो जाएगा। अगर आप हमें कमेंट कीजिएगा तो आपको टेलीग्राम इनका सॉल्व एगो फोटो भेज देंगे, लेकिन अभी इसमें सॉल्व किया हुआ नहीं होगा। अगला प्रश्न 83 एक व्यक्ति ने 400 रुपये 2 वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया, 500 रुपया 550 रुपया 4 वर्ष के लिए और 1200 रुपया 6 वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया, उधार दिए थे। यानी कि कुल ब्याज उन्हें जो था उन्हें कितना देना पड़ा? 1020 रुपया देना पड़ा। तो उनका जो वार्षिक ब्याज दर जो था वह कितना था? तो उनका वार्षिक ब्याज दर जो था वह 10%। उसका राइट आंसर हो जाएंगे। आप लोग इन्हें सॉल्व जरूर कीजिएगा, अगर सॉल्व नहीं करेंगे तो इसे आप लोगों के लिए समझ में नहीं आएंगे। अगला प्रश्न है किसी धन का जो 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन जो था वह 2960 रुपया हो जाता है। उसका जो था वह कितना धन दिए थे? तो वो जो धन दिए थे वो आप लोग 2500 रुपया दिए थे, तब इनका 2916 रुपया बना था 8% की दर से 2 वर्ष में। नेक्स्ट प्रश्न है जी, एक घनाभ के 3 संगत फलकों के क्षेत्रफल का अनुपात 2:3:4 है और उसका आयतन जो था इतना है, तो उसका 85 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो उसका राइट आंसर बी हो जाएंगे, 15 सेंटीमीटर हो जाएंगे। इसी तरह से आपको 86 का ऑप्शन बता देते हैं, तो 86 का ऑप्शन जो आपको ये सही होंगे। इसी तरह से चलिए देख लेते हैं 87 का, तो 87 का ऑप्शन नंबर क्या सही होंगे? तो 87 का बी इनका सही हो जाएंगे। 88 का देख लेते हैं, 88 का ऑप्शन नंबर जो है क्या सही हो जाएगा? डी यानी कि इनमें से कोई सही नहीं हो जाएगा। आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसमें से कोई भी एक उत्तर नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है उस विकल्प को चुनिए जो 5वीं संख्या के ठीक उसी प्रकार संबंधित है, यानी कि वो किस प्रकार से संबंधित है उसको अगला नेक्स्ट संख्या क्या होगा? ये जो 2-3 रीजनिंग के प्रश्न है। तो देखिए 7 का अगर 1 माइनस करेंगे तो 6, तो 6 का स्कोर कितना होता है? 36 होता है। अगर इसमें 1 माइनस करेंगे तो कितना? 15, 15 का स्कोर कितना होता है? 225 होता है। इसमें से 1 माइनस करेंगे 20, तो 20 का स्कोर कितना होता है? 20 का स्कोर 400 होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि उसका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है एक निश्चित कूट भाषा में एप्पल को 25 लिखा जाता है और जूनियर को 36 लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में जो था पैकेज को क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले यहाँ पर देखो एप्पल में कितना वर्ड है इंग्लिश के? तो एप्पल में 5 वर्ड है, तो 5 का स्क्वायर किया गया है, 25 लिखा गया है। जूनियर में जो है आप लोगों के लिए कितना? जूनियर में 6 है, जूनियर में 6 है, कितना? जूनियर में 6 है, तो इसका 6 का स्क्वायर 36 लिखा गया है। इसी तरह से इसमें 7 गो वर्ड है इंग्लिश के, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। ऑप्शन नंबर इनका बी सही हो जाएंगे।
अगला प्रश्न है 51 नंबर का, ये रीजनिंग के प्रश्न है। तो एक किसी कोड भाषा में एक्सीडेंट को जो है इस तरह से लिखा जाता है और किसी कोड भाषा में वेजिटेरियन को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें जो था यानी कि इसको सबसे पहले लिखा है, तो 2 को यहाँ पर अगर ऐ नहीं, इसी तरह से आप लोग इसमें आसानी से सॉल्व कर देंगे तो उसका राइट आंसर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 51 का राइट आंसर बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 92 नंबर का, हिंदी से प्रश्न कुछ आ जाते हैं, तो चलिए इसको देख लेते हैं। आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। तो इनमें से कौन सा सर्वनाम है? तो जो था नीच वाचक इसमें सर्वनाम है। आप भला तो सब भला। अगला प्रश्न है संधि विच्छेद से उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो उल्लास शब्द का जो सही संधि विच्छेद हो जाएंगे वह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उल्लास शब्द का संधि विच्छेद उत्तर जोर लास है। नेक्स्ट प्रश्न 94 नंबर का, निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समाज का चयन कीजिए, यानी कि सुख दुख कौन सा समाज है। तो सुख दुख जो है वह द्वंद्व समाज हो जाएंगे। कौन सा द्वंद्व समान है। अगला प्रश्न मुहावरा का है, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो कलेजे का जो सांप लौटना उनका मुहावरे का अर्थ होता है ईर्ष्या से जल उठना। क्या? ईर्ष्या से जल उठना। इसके बाद 4 गो इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसका आप लोग पढ़ के अच्छी तरह से दे दीजिएगा। तो 96 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला 97 नंबर का। तो 97 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इनकी जो है एडजस्ट उनका सही उत्तर हो जाएंगे। 98 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। क्या? एस्पिलिफाइस क्या हो जाएंगे? स्पेसिफिक उनका सही उत्तर हो जाएंगे। 99 नंबर का ऑप्शन नंबर ए यानी कि सही हो जाएंगे। कैनल ऑप्शन नंबर सी ए सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन नंबर 100 का देख लेते हैं, 100 का क्वेश्चन कर रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे सी, यानी कि इसका जो खाली स्थान पर फेल हो जाएंगे। यानी कि इंग्लिश के लगभग आप लोगों के लिए 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों बिहार पुलिस के देखिए जीएस एकेडमी के, यानी कि बिहार पुलिस के जो जीएस एकेडमी है, बिहार पुलिस के जीएस एकेडमी का सारे एक प्रैक्टिस सेट 1 अगर आप बोलेंगे तो इसका हम नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लाएंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा। और बिहार पुलिस के जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए बिहार पुलिस के लिए जो आप लोगों के लिए ज्ञान विद्युत जीएस एकेडमी का नोट जो दिया गया है, मेरे पास सभी नोट उपलब्ध है। आप लोग अगर इस चैनल से जुड़ते हैं तो आपको सारे नोट्स का जो है टेस्ट सीरीज दिया जाएगा। आप लोग का एग्ज़ाम किस तारीख को आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरा एग्ज़ाम 15 तारीख को है, यह भी आप लोग जान लीजिए। एक साथ मिलकर तैयारी करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा तो वीडियो के लिए एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।